जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती 2023 के लिए जो जीके का मॉक टेस्ट सीरीज है उसी में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। 50 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं वीडियो एग्जाम के। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी में ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26 फरवरी 2022 तक की मंजूरी दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार कितना जो एफडीआई चाहती है तो वो है आपका 20%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, 20% की इन्होंने टारगेट रखा था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो जीवन बीमा कंपनी होती हैं इनको रेगुलेट कौन करता है, तो भारत में जीवन बीमा जो कंपनी है इनको रेगुलेट करने वाली संस्था है इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इरडई का मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, इरडई का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये वो कंपनी है, वो संस्था है जो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 26 फरवरी 2022 को संबोधित किया। तो दिल्ली जो विश्वविद्यालय, इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन सी 98वां दीक्षांत समारोह था, ये आप याद रखिएगा। राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है। राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है, याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह छोकर। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, याद रखिएगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका 4 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की जयंती मनाई गई है। ठीक है, और कौन से नंबर की? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 100वीं जयंती मनाई गई है। पंडित भीमसेन जोशी ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किराने घराने से संबंधित हैं और ये गायकी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं और किराना घराने के, ये घराना जरूर याद रखना, किराना घराना। ठीक है, पूछ लेता आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका मरु उत्सव कहाँ पर मनाया गया? दोस्तों, मरु उत्सव, ये मरु उत्सव होता है मरुस्थल में, तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन ए। दोस्तों, राजस्थान जो है ना, ये 30 मार्च 1949 को बना था। भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, और राजस्थान में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व, आप याद रखिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत आता है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार अलवर वगैरह में आता है ये पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार। और राजस्थान के ना 3 डांस याद रखिएगा। एक आपका कालबेलिया डांस बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, कालबेलिया। एक घूमर याद रखिएगा, घूमर। एक 13 ताली याद रखिएगा, 13 ताली। एक भवई याद रखिएगा, भवई। और एक याद रखिएगा गैर। ये सारे डांस राजस्थान के डांस हैं। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में एक नदी बहती है आपकी, लूनी नदी। लूनी नदी थार के मरुस्थल की नदी है, ये भी आप याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पितुक-गस्टर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? दोस्तों, स्पितुक-गस्टर फेस्टिवल जो होता है ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है, और इसमें जो बौद्ध लामा होते हैं, भिक्षु, वो भाग लेते हैं। और लद्दाख का त्यौहार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध त्यौहार है स्पितुक-गस्टर। दोस्तों, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, लेह। और लद्दाख के ऊपर काराकोरम रेंज है और नीचे जांस्कर श्रेणी है। लद्दाख का मतलब होता है दर्रों की भूमि, और लद्दाख को एक नाम से और जानते हैं, खापाचान। याद रखना दोस्तों, लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? खापाचान। और खापाचान का मतलब क्या होता है? बर्फ़ की भूमि, बर्फ़ की भूमि, ये भी आप याद रखिएगा। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी है, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। दोस्तों, अहमदाबाद को ना भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे है, और ये भारत का पहला शहर था जिसे यूनेस्को की सूची में 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताओ, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इनको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तोरगिया उत्सव कहाँ पर मनाया गया? दोस्तों तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तोरगिया फेस्टिवल ये तवांग मठ में होता है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और इसमें साना छम डांस किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जो बना था 20 फरवरी 1987 को। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश का नया साल लोसार होता है। लोसार नया साल है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का वो राज्य है जहाँ पे किबुथु नाम का सबसे पूर्वी बिंदु भी है भारत का। तो किबुथु बिंदु कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? गौरी चेन। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम गौरी चेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी 2022 को दो राज्य बने थे, मतलब 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, दो राज्य बने। कौन कौन से थे दोस्तों? एक बना था आपका मिजोरम और एक बना आपका अरुणाचल प्रदेश। दोनों 20 फरवरी 1987 को बने हैं, ठीक है, 20 फरवरी 1987। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अच्छा मेघालय का स्थापना दिवस कब होता है? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 ये मेघालय बना था, ठीक है। मिजोरम में आप याद रखिएगा दम्पा टाइगर रिजर्व, दम्पा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम का एक डांस याद रखेंगे, चेराम डांस। चेराम कहाँ का डांस है? मिजोरम का। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों 109वां क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मिस हो गया ये। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना होगा। देखते हैं। वह संसद का एक संगठक है, वही सही है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, नहीं। राष्ट्रपति सदन की चर्चा में नहीं लेता। वह प्रत्येक वर्ष दोनों की संयुक्त बैठकों को संबोधित करता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका गलत जवाब था कि वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति जो है ना, ये देश का पहला नागरिक होता है। क्वेश्चन संख्या 110, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में इस बात को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और इनकी जनजाति है संथाल जनजाति, ठीक है, संथाल जनजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कालिदास ने रघुवंशम लिखी है, भास ने स्वपनवास दत्ता लिखी है, सुबंधु कादम्बरी, गलत है दोस्तों। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, कादम्बरी रचना बाणभट्ट ने लिखी है, तो यही आपका गलत हो जाता है। बाकी हर्षवर्धन की रत्नावली, याद रखिएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? दोस्तों नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है ना, वो चोल कला का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। भगवान नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं, क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? दोस्तों कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और जब मीनार भूकंप से थोड़ी ढह गई थी तो उसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया, याद रखिएगा दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कोई भी इसमें योगदान नहीं दिया गया है, क्लियर। चलिए अच्छा कुतुब मीनार कहाँ पर है आपका? दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा गया है इल्तुतमिश। दोस्तों भारत में एकता प्रणाली को शुरू करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है वो क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलवाया था, एक सिक्का था चांदी का टंका और कॉपर का था जीतल, ये भी आप याद रखें। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमसुद्दीन इलियास है। इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है, स्लेव ऑफ द स्लेव इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित भक्ति संतों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों भक्ति संतों का सही क्रम, पहले कबीर आएंगे जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर के बाद गुरु नानक आते हैं। तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों कबीरदास की एक रचना याद रखिएगा, बीजक। कबीरदास की रचना है बीजक, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किसमें एक संगीत निषिद्ध है? दोस्तों कौन सी सूफी शाखा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता? नक्शबंदी, ठीक है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इसकी स्थापना की थी। यह सिलसिला जो है वो संगीत के विरुद्ध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब की सूफी संप्रदाय जो थी उसका अनुयायी किया था, नक्शबंदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ क्रांतिकारी संगठन है और उनके संस्थापक हैं। दोस्तों अभिनव भारत जो है वो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। मित्र मेला ये जीडी सावरकर के द्वारा शुरू किया गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सचिंद्र नाथ सान्याल और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN, बाकी आपके सारे मिले हुए हैं यानी कि 1 2 3 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? दोस्तों राउरकेला जो स्टील संयंत्र है ना, ये उड़ीसा में है, और यहाँ से जो लोहा निकलेगा वो कहाँ पर जाएगा? तो दोस्तों वो क्योंझर में जाता है। सही जवाब होगा आपका क्योंझर से निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दल्ली राजहरा की खाने जो हैं ये छत्तीसगढ़ में है। दल्ली राजहरा की खाने छत्तीसगढ़ में और यहाँ भी लोहा अयस्क निकाला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, सही है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, सही है। शिवासमुद्रम केरल, गलत। शिवासमुद्रम कर्नाटक की जलविद्युत परियोजना है और ये जो शिवासमुद्रम है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन संख्या 119 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 119 क्या कहता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये 38वीं समांतर रेखा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका जिसमें एक लाइन और बता दूं आपको से, एक आपके एग्जाम में बहुत आती है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखा बनाती है, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान के बीच में, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा वो कौन से देश की है? दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो आपकी अमेरिका और कनाडा की है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 समांतर रेखा है और कोरिया की मुद्रा क्या है? वॉन। कोरिया की मुद्रा वॉन होती है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, ये आप याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा दोनों की वॉन चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? दोस्तों कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। और ये अटलांटिक महासागर की धारा है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट आपका खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों दूध का जब खट्टापन होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब होता है? 26 नवंबर को होता है। और दूध के बारे में एक चीज़ याद रखना, दूध इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन मतलब पायस का उदाहरण होता है, ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोस होती है, लैक्टोस शर्करा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन के लिए। और भारत में श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन के लिए थी ये किसके प्रयास से शुरू हुई? वर्गीज कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि जो दूध है इसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है। रेनिन एंजाइम दूध पचाने वाला एंजाइम है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अबिंदुकता बीमारी है। ऑप्शन बी आँखों की। अबिंदुकता बीमारी होती है आँखों की। दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की है? 576 मेगापिक्सल की होती है, याद रखिएगा, ठीक है, 576 मेगापिक्सल। और मानव आँख सबसे ज़्यादा कौन से रंग के प्रति सेंसिबल है? आसमानी रंग के प्रति सेंसिबल होती है सबसे ज़्यादा। हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है? 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी आँख में कौन सी ग्रंथि है जिससे आंसू निकलते हैं?
हमारी आँख में एक ग्रंथि है लैक्रिमल ग्रंथि, और लैक्रिमल ग्रंथि का फंक्शन क्या है, ये टीयर को फॉर्मेशन करती है, आंसुओं को बनाती है। लैक्रिमल ग्रंथि आँख में होती है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ लिखा गया कान, मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों पीली क्रांति जो आई है ना, वो तिलहन उत्पादन के लिए है, आपकी तिलहन उत्पादन, अनाज उत्पादन के लिए ये आपकी कौन सी है, मूक क्रांति। ठीक है, मूक क्रांति। नेक्स्ट है आपका पत्र स्वर्ण क्या है। दोस्तों पत्र स्वर्ण क्या है, यानी कि पेपर गोल्ड क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 1971 से, यानी कि 1971 से स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो योजना शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इसी एसडीआर को क्या बोलते हैं हम, इसी एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, आईएमएफ ने एसडीआर के मूल्य निर्धारण में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड, जर्मन का मार्क और फ्रांसीसी मुद्रा को शामिल किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आईएमएफ की मुद्रा है जो स्पेशल ड्राइंग राइट के अंतर्गत आती है, स्वर्ण पत्र। दोस्तों क्या आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देशों को लोन देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन 3 राज्यों में समाहित है। दोस्तों भारत का 30% क्षेत्र ना वो आपका 3 राज्यों में आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में अपना चौथा नंबर है यूपी का। ठीक है, यूपी का एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। और यूपी का एरिया भारत के एरिया का 7.33% है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए याद कर लीजिएगा। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल विश्व का 2.4% है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, बुलंदी बाग का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों बुलंदी बाग का प्राचीन नाम जो है ना वो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, लोथल। दोस्तों लोथल जो था वो एक बंदरगाह है, तो ये बिल्कुल सही है, लोथल आपका बंदरगाह था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगिरी अशोक की राजधानी। दोस्तों राजगिरी अशोक की राजधानी नहीं है। ठीक है, अशोक के राजगिरी में जो बौद्ध धर्म का केंद्र था वो पाटलिपुत्र था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र सही है, तो कौन कौन सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अशोक। क्या आपको पता है सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है। किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, सम्राट अशोक को। भारत में शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था अशोक और कलिंग का राजा खारवेल के बीच, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और अशोक ही वो राजा है जिसने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति अपनाई थी, याद रखिएगा। दोस्तों सारनाथ नाम की जगह कहाँ पर है, ये सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में जगह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किया था। दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी। सत्य का जो अर्थ है ना वो अर्थ है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, और जब सत्य होता है तो उसमें अहिंसा भी देखी जाती है, तो महात्मा गांधी इसके सूत्रधार हैं। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की धारणा दक्षिण अफ्रीका से सीखी थी, ट्रांसवाल से, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका सीख के आए थे महात्मा गांधी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। और विनोबा भावे ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें फिलीपींस की सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय विनोबा भावे, याद रखिएगा। दोस्तों सरदार पटेल लिखा गया ऑप्शन में, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इन्हें। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं सरदार पटेल जी का जन्मदिन, याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और सरदार पटेल जो है ना इनकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्या आपको पता है कि सरदार पटेल के नाम पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ना दोस्तों वो हैदराबाद में है। सही जवाब क्या होगा, हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम। जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध 1941 में ऑपरेशन बारबासा प्रारंभ किया था। दोस्तों ऑपरेशन बारबासा जो था ना ये सोवियत संघ के खिलाफ था, याद रखिएगा, नाजी पार्टियों का था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, याद रखें। दोस्तों जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंडसटैग। जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंडसटैग है। और जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? सही जवाब ऑप्शन सी, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में। और माउंट किलिमंजारो ना ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी तट पे आता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 58-95 मीटर, 58-95 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत है, सुप्त है। नेक्स्ट है आपका, डाउन्स घास के मैदान। अच्छा, ये घास के मैदान और पूछा सही सुमेलित कौन सा नहीं है। दोस्तों डाउन्स घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। स्टेपी घास के मैदान जो होते हैं, अच्छा पूछा गया, इसमें मिला नहीं है, इसमें सिंपल याद रखिएगा। तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये जो होते हैं ना शीतोष्ण होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है उष्ण कटिबंधीय, यही गलत है। स्टेपी शीतोष्ण होते हैं, सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय होते हैं, सही है। टैगा शीतोष्ण होते हैं, ये भी सही है। तो डाउन्स घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय नहीं होते, शीतोष्ण होते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, याद रखना। अच्छा, एक घास के मैदान आपसे और पूछेगा एग्जाम में, कंटेबरी। कंटेबरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? दोस्तों न्यूजीलैंड में मिलते हैं कंटेबरी घास के मैदान, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चलो एक क्वेश्चन बताओगे आप, क्वेश्चन नोट कीजिएगा और क्वेश्चन बताइएगा। भारत में फुमड़ी घास के टीले मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? भारत में फुमड़ी घास के जो टीले हैं ये कहाँ मिलते हैं? कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बैरोमीटर। वायुमंडल का दाब बैरोमीटर में इसके द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोमीटर, ये घनत्व मापता है, जल का घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, जब पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट कहा जाता है। मतलब नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? अच्छा नमकीन, सॉरी नमकीन पूछा है ना, सॉरी, ये होता है आपके हेलोफाइट। नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं और मरुस्थलीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ीरोफाइट कहलाते हैं, याद रखिएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधे ज़ीरोफाइट और नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? दोस्तों विपणन संस्था कौन सी है ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी विपणन संस्था है, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नबार्ड। नबार्ड कब बना था? 12 जुलाई 1982 को नबार्ड बना है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नबार्ड का मुख्य काम गाँव के विकास और विकास के लिए लोन देना होता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं उनको फाइनेंस करता है, उनको मतलब वित्तीय सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है आपका, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ शासित क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? तो 2011 की जनगणना में सबसे कम आबादी जो है वो लक्षद्वीप की है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और इसका एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ से एक चीज़ याद रखना, लक्षद्वीप की भाषा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है, मलयालम भाषा। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की दशा की वृद्धि हुई है? तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई है? सही जवाब है 11.79%। 2011 की जनगणना में जो महिला साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई वो है आपकी 11.79%, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। दोस्तों जनगणना का जनक कौन है भारत में? हेनरी वॉल्टर। भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वॉल्टर को भारत की जनगणना का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आपका, जिस प्रकार अमरनाथ की गुफाओं का संबंध जम्मू कश्मीर से है उसी प्रकार एलोरा की गुफाओं का संबंध किससे है? दोस्तों एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, औरंगाबाद को संभाजी नगर बोलते हैं वर्तमान में। और एलोरा की गुफाएं जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म की भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं और जैन धर्म की, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की चीज़ें हैं एलोरा की गुफाओं में, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा एलोरा की गुफाएं बनवाई गई थीं। नेक्स्ट आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार, तो इनमें से कौन है? दोस्तों महिला। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जिस महिला को सबसे पहला मिला वो कौन थी? आपकी आशापूर्णा देवी, बंगाली लेखिका हैं, ये भी आप याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी।
बंगाली लेखिका। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में कब शुरू हुआ था? तो इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, मतलब मिला वो 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को। साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम उत्तर पूर्व से है? तो दोस्तों कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी। तो उत्तर पूर्व पूछा ना, तो पूर्वी भारत में मणिपुरी निकलता है, ठीक है, मणिपुरी। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, एक और याद रखिएगा, सतरिया असम का डांस है, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, सतरिया असम का डांस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? समुद्र विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन हैदराबाद, ये भी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। और अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र बेंगलोर, यही गलत है दोस्तों। अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है ना, वो आपका गोवा में है, गोवा में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों लठमार होली बरसाना में होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा, यूपी में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज़्यादा मेले यूपी में लगते हैं मथुरा में, याद रखना। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती जो होती है वृंदावन में होती है, याद रखना। वृंदावन में एक मंदिर आपके एग्जाम में आता है, पागल बाबा मंदिर, बहुत आएगा आपके एग्जाम में। पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों पागल बाबा मंदिर ये वृंदावन में है। नेक्स्ट है, चरकुला कहाँ का डांस है? दोस्तों चरकुला जो डांस है ना, वो ब्रजभूमि का डांस है, ऑप्शन बी। और चरकुला डांस में अपने सिर पर 108 दिए रखे जाते हैं एक रथ के पहिए के ऊपर, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि अधिकतम कब थी? तो इसका सही जवाब होगा 1991 से 2001 के बीच। 1991 से 2001 के बीच उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम मानी जाती है। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है, ठीक है, 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? दोस्तों हमें बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। दोस्तों ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखें सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, ये गलत है। सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला ललितपुर है, ये भी सही है। नगर निगम क्षेत्र के अनुसार राज्य का सबसे जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा आपके सही हैं, ठीक है, पहला और तीसरा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका डेस्कटॉप पर दिखने वाली स्मॉल पिक्चर को क्या कहा जाता है? दोस्तों डेस्कटॉप पर जो पिक्चर दिखती है ना, उसे हम बोलते हैं स्मॉल पिक्चर, आइकन बोलते हैं, तो आइकन, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। कर्सर तो देखा होगा, तीर का निशान जो होता है उसको कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 147, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आपका डिसॉल्व। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए की विंडो अथवा कंट्रोल ई एस सी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो बी भी है और सी भी है। नेक्स्ट आपका सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस जो होती है ना, वो कीबोर्ड और माउस होते हैं, कीबोर्ड और माउस, याद रखिएगा, कीबोर्ड और माउस। दोस्तों क्या आपको पता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माउस किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट क्या है? दोस्तों इंटरनेट जो होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज होता है और डायनेमिक होता है, यानी कि ऑप्शन सही, ठीक है। इंटरनेट का जनक कौन है? बिंटन सर्फ। इंटरनेट का जनक कौन है? बिंटन सर्फ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है? 1995 से। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? कैमरा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, कैमरा इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर कीजिएगा। मिलता हूँ नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।